नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास बाबू 2-3 दिन आपका बाधित हुआ, लेकिन आज से फिर आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, ठीक है ना। बैंकिंग टॉपिक इतने समय चल रहा था और बैंकिंग में कुछ चीजें हमने पढ़ा दी है, जा करके पिछला क्लास प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसको देखेंगे, फिर ये सब क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, सारा कुछ हमने जो है मात्रात्मक, गुणात्मक उपकरण, जो भी चीजें होती हैं सब कुछ पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग जो है कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देखे थे, अब निजी क्षेत्र के थोड़ा सा बैंक देखेंगे। एक टॉपिक आपका छूटा हुआ था, तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है निजी क्षेत्र के बैंकों से लेकर के, है ना। तो जो भारतीय बैंक हैं, निजी क्षेत्र के बैंक, वे क्या होते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या होती है, उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है और उनके प्रकार क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, तो परिभाषा आप क्या दोगे कि जिस बैंक का प्रमुख हिस्सा जो है या फिर मेजोरिटी स्टॉक किसके पास हो, निजी स्टेक धारक के पास रखा गया हो। मतलब यहां पर जो बैंक होता है उसका जो स्वामित्व होता है वो निजी हाथों में होता है। किसके हाथों में? निजी हाथों में। ज्यादातर जो स्टॉक होते हैं, ज्यादातर जो हिस्सेदारी होती है वो निजी प्लेयर की होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। वही ये कह रहा है कि निजी स्टेक धारक द्वारा रखा जाए ज्यादातर हिस्सा, उसको हम जो है निजी क्षेत्र का क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। क्लियर। फिर अगर मैं कहूं कि इसका जो है रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। किसके द्वारा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों का विनियमन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट डाउन करें कि अगर निजी क्षेत्र के बैंकों का, समझिएगा जरा, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रेगुलेशन भी इसी एक्ट के तहत किया जाता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। निजी क्षेत्रों का बैंक, निजी क्षेत्रों के जो बैंक होते हैं उनका रेगुलेशन भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत ही किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। यहां पर अगर मैं कहूं कि एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं निजी क्षेत्र के बैंकों के, तो आपको बताना है कि साहब एचडीएफसी जो बैंक है ये निजी क्षेत्र का बैंक है, ऐसे एक्सिस जो बैंक है ये भी निजी क्षेत्र का ही बैंक है, ऐसे आईसीआईसीआई बैंक जो है ये निजी क्षेत्र का बैंक है, बंधन बैंक भी निजी क्षेत्र का बैंक है, और यस बैंक ये भी निजी क्षेत्र का बैंक है। ये कुछ एग्जाम्पल आप जो है बता सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जरा आइए, तो हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देखे, निजी क्षेत्र के हमने बैंक देखा, अब हम विदेशी बैंक देखते हैं। थोड़ा सा फॉरेन जो बैंक इन इंडिया, मतलब कि फॉरेन जो विदेशी बैंक हैं भारत में, उनको थोड़ा सा देखते हैं। यह भारत में शाखा खोलने के लिए आरबीआई के पास क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं कि पहला, कि अगर कोई विदेशी बैंक है उसको भारत में आना है या फिर भारत में अपनी शाखा खोलनी है, तो वो कहां पर जो है आवेदन करेगा? तो आरबीआई के पास आवेदन करेगा। किसके पास आवेदन करेगा? आरबीआई के पास। आरबीआई इन्हें विनियमित करता है। कौन विनियमित करता है? रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। पूर्ण स्वामित्व वाली मतलब कि इन द सेंस ये है कि जैसे सारा पैसा जो है विदेशों का रहेगा, लेकिन रेगुलेशन कौन करेगा? वो आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा। विनियमित किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। यहां पर देखिए ग्लोबल एग्जाम्पल इसका कौन सा है। अगर मैं कहूं कि भाई कुछ जो है विदेशी बैंक आप बताइए जिसकी शाखा जो है भारत में हो, तो सिटी बैंक आप उदाहरण बहुत अच्छा बता सकते हैं सिटी बैंक का। सिटी बैंक कहां का है? तो अमेरिका का है। कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है कि ये सिटी बैंक है कहां का, तो आपने बताना है कि साहब ये अमेरिका का बैंक है। कहां का है बाबू? अमेरिका का। ऐसे ही बैंक ऑफ सीलोन, ये कहां का बैंक है? बैंक ऑफ सीलोन, तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है सीलोन एक द्वीप है वहां का, तो श्रीलंका का एक बैंक है, ठीक है ना। ऐसे ही ड्यूस बैंक कहां का है? जर्मनी का है। अमेरिकन एक्सप्रेस ये कहां का है? तो यूएसए का बैंक है। तो एक कुछ जो है एग्जाम्पल हमने विदेशी बैंकों के बताएं जिसकी शाखा भारत में भी निहित है। क्लियर। तो विदेशी बैंक अगर इनको जो है भारत में शाखा अपनी खोलनी है तो आरबीआई के पास ये आवेदन करेंगे। रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। और साथ ही साथ ये पूर्ण स्वामित्व वाले जो है बैंक होते हैं निजी विदेशों के, और इसका जो है एग्जाम्पल हमने ये सब कुछ जो है सिटी बैंक, बैंक ऑफ सीलोन, और जो है ड्यूस बैंक जो जर्मनी का है, और एक बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस ये भी अमेरिका का है। तो एक कुछ बैंक के एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इधर आइए, अब यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चंस हूबहू पूरा आए हुए हैं। यहां पर दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको हम रीजनल रूरल
बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। वित्तीय समावेशन के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। वित्तीय समावेशन इन द सेंस जैसे कि मजदूरों तक, कृषि तक, ग्रामीण विकास तक अगर धन को पहुंचाना है, पैसे को पहुंचाना है, तो आप एक ऐसे बैंक की स्थापना करिए जो रूरल डेवलपमेंट के लिए धन दे सके, जो है कृषि विकास के लिए धन दे सके। तो इसको रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर क्षेत्रीय स्तर पर बैंकों की जब स्थापना की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। इसका मेनली उद्देश्य यही था कि वित्तीय समावेशन किया जा सके दूर दराज क्षेत्रों का, ताकि ग्रामीण विकास हो सके, ताकि एग्रीकल्चर का विकास हो सके, ताकि जो है वित्तीय समावेशन हो सके और जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़े हुआ वो वर्ग है उस तक धन पहुंच सके और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है संचालित कर सके। यहां पर देखना जरा, अगर मैं कहूं कि ये जो आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो आपने बताना है कि साहब 2 अक्टूबर 1975 को हुई। एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है। क्या 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। फिर यहां पर आइए जरा, इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब समझ रहे हैं, धन का जो है समावेशन करना। धन का समावेशन इन द सेंस हाशिए के अंतिम पायदान पर एक किसान खड़ा है, एक मजदूर खड़ा है, एक महिला खड़ी है, छोटे उद्योग खड़े हैं, तो उनको लाना और उनको कहां पर लाना? बैंक के पास लाना। और बैंक उनको क्या देगी? ऋण देगी, कम ब्याज दर पर देगी, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्रीकल्चर कर सकें, मजदूरी कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें। कोई किसी को भैंस खरीदनी, किसी को पशुपालन करना, किसी को जो है कुक्कुट पालन करना है, किसी को मत्स्य पालन करना है, किसी को छोटे उद्योग स्थापित करने हैं, तो अपना काम कर सके। इसी को क्या कहा जाता है? वित्तीय समावेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? वित्तीय समावेशन कहा जाता है। कृषि वित्त, कृषि वित्त अभी अभी हमने बताया कि एग्रीकल्चर में जो है वित्त पोषण के लिए, एग्रीकल्चर में जो है ऋण को उपलब्ध करवाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसका प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव ये था। फिर ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए भी इसका जो है एक प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके लिए इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की जाती है। अब एक चीज समझना जरा, आरआरबी एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? आरआरबी, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 लाया गया था। कब लिया गया था? 1976 लाया गया था। और इसी के आधार पर इसको कानूनी अधिकार दिया गया। यहां पर देखिए जरा, संवैधानिक अधिकार क्या है इसका? वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक है ना? क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसको क्या दिया गया? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार दिया गया। इसकी अनुशंसा किसने की थी? तो यम नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया आरआरबी का, तो आप बताओगे कि साहब नरसिम्हन कार्य समूह की अनुशंसा पर इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। क्लियर? तो ये आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इतना, और प्लस यहां पर आइए थोड़ा सा आपको जो है इसकी पार्टिसिपेशन पर देखते हैं कि इसमें किनका किनका कितना कितना शेयर होता है ना? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा होता है, तो आपने बताना है कि 50% किसका पैसा लगा होता है, तो केंद्र सरकार का पैसा। यहां से क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, ठीक है ना? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा होता है, तो 50% एक केंद्र सरकार का लगा होता है। आपको 15% राज्य सरकार का केवल दिखाई पड़ेगा। कितना? 15% राज्य सरकार का और 50% एक केंद्र सरकार का। तो ये टोटल कितना हो गया? 65%। ये टोटल 65% सरकारों का होता है, प्लस जो 35% बचता है ये प्रयोज्य बैंक, प्रयोजक बैंक या फिर स्पॉन्सर्ड बैंक कह सकते हैं, कि जो एक निजी बैंक लगाना चाह रहा है पैसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, वो लगाता है। तो जो प्रायोजक बैंक, इसको स्पॉन्सर्ड बैंक कहते हैं, इनका पैसा कितना लगा होता है? 35% लगा होता है, केंद्र सरकार का 50%, और बाकी जो है 15% किसका लगा होता है? राज्य सरकार का लगा होता है। तब जाकर के एक आरआरबी की क्या होती है? स्थापना होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर देखिए जरा, प्रशासन और वित्त पोषण, पर्यवेक्षण का काम कौन करता है? तो पर्यवेक्षण का काम नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अगले वाले स्लाइड में। इसका विनियमन कौन करता है? पर्यवेक्षण का काम मतलब इसकी देखरेख का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। इसके विनियमन, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों मतलब कि 1949 के एक्ट का पालन करना पड़ता है इनको भी, आरआरबी को भी। मतलब कि आरबीआई क्या करती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरआरबी का भी रेगुलेशन करती है, विनियमन करती है ना? अन्य फंडिंग स्रोत क्या है? मतलब कि इसको पैसा इसमें कौन रखता है, पैसा कौन देता है इसको जरूरत पड़ने पर? तो नाबार्ड के द्वारा, सिडबी के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, इनके द्वारा इसको फंडिंग की जाती है।
ठीक है। फिर इसका विस्तार क्या है कि एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति के तहत वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 43 है। तो इनकी वर्तमान संख्या कितनी है, तो आपने बताना है कि वर्तमान जो संख्या इनकी है इतने समय कम होकर के कितनी बची है, केवल 43 बची है। समस्या क्या है, इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चूंकि है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने के नाते यहां पर वर्ग विशेष का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जो छोटे वर्ग के लोग हैं ना, सो कॉल्ड जो निम्न जाति के लोग हैं, जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, जो छोटे उद्योग वाले हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाता है। इसमें घाघ टाइप कुछ लोग जा करके अपने प्रभुत्व को जमा करके और बैंक मैनेजर से मिल करके पैसा वगैरह ले लेते हैं, बाद में क्या पता वो देते भी नहीं है, तो एनपीए बन जाता है और बैंक में डूब जाता है। तो इसीलिए इसको बंद करना पड़ा। आज इसकी ये स्थिति होगी। इनकी संख्या कितनी, टोटल 43 ही बची है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको सच के साथ दिखा रहा हूं कि आरआरबी की चुनौतियां और ऐतिहासिक कमेटी क्या है कि इस पर 2 कमेटी गठित की गई, एक खुसरो समिति गठित की गई और एक नरसिम्हन समिति गठित की गई, और दोनों ने रिकमेंड क्या किया, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आरआरबी की चुनौतियां क्या है कि एक ऑडिट फंडिंग, यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है अपने प्रारंभिक उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इसका उद्देश्य तो यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करना, एग्रीकल्चर को वित्त पोषण करना या ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायक करना, है ना। लेकिन उसको जो है पूरी तरह ये प्रारंभिक रूप से सफल नहीं हो सकी, और इन कमजोरियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कमेटियों का क्या किया गया, गठन किया गया कि जांचिए यार क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो आरआरबी है ये सफल नहीं हो पा रही है अपने कार्यों को लेकर के। तो एक समिति गठित की जाती है 1989 में। क्वेश्चन कभी कभी आपसे मिलान के लिए पूछ सकता है कि खुसरो समिति कब गठित की जाती है, तो कभी कभी आपसे जो है एक तरफ कमेटी दिया रहेगा, दूसरी तरफ डेट दिया जाएगा, ऐसे आपको मिलाना होता है, ठीक है ना। तो खुसरो समिति कब गठित की जाती है, 1989 में। और ये जो खुसरो समिति है इसने क्या रिकमेंड किया, यहां पर देखिए, इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई इस समिति ने पाया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कमजोरियां उनकी स्थानीय प्रकृति और गैर व्यवहारिक मॉडल में निहित हैं। स्थानीय प्रकृति और गैर व्यवहारिक मॉडल, गैर व्यवहारिक मॉडल मतलब कि यहां पर अनौपचारिकता ज्यादा है, इनफॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, और यहां पर स्थानीय प्रकृति जिम्मेदार है कि ससुरा ये बैंक जो डूब रहा है। यहां पर मतलब कि घाघ टाइप कुछ वर्ग विशेष के लोग बैठे हैं, जाकर के बैंक मैनेजर से पैसा ले लेते हैं, खा जाते हैं, पैसा देते भी नहीं है, बैंकों भी डूब जाते हैं, और धीरे धीरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो खुसरो समिति है वो बोलती है कि इसकी जो बैंक की जो प्रमुख कमजोरी है वो स्थानीय प्रकृति की है, और ये व्यवहारिक मॉडल मतलब कि गैर व्यवहारिक मॉडल इसमें निहित है। व्यवहारिक मॉडल नहीं निहित है, कोई औपचारिक रूप से ये काम नहीं करती, स्ट्रिक्ट रूप से काम नहीं करती, कोई मापदंडों के तहत ये काम नहीं करती, इसलिए जो है ये बैंक डूबते जा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद नरसिम्हन समिति गठित की गई, और नरसिम्हन समिति कब गठित की गई, 1990 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रयोजक बैंक जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, जिनका कितना पैसा लगा था, 35% लगा था, याद है ना। 15% कितना लगा, किसका लगा था, स्टेट का लगा था। 50% किसका लगा था, सेंटर का लगा था। तो ये सब आपको याद रखना है। यहां पर देखिए इस समिति ने क्या कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रयोजक बैंकों मतलब कि स्पॉन्सर्ड बैंक में विलय करने की महत्वपूर्ण सलाह दी। कहा गया कि भाई स्पॉन्सर्ड बैंक जो भी, जैसे मान लीजिए स्पॉन्सर्ड बैंक कौन हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा कहे कि ठीक है मैं पैसा लगा रहा हूं, वो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। फिर इसमें इसमें कहा गया कि जो स्पॉन्सर्ड बैंक है जिसमें पैसा लगाया है 35%, वो क्या करे, इसमें विलय कर ले यार, आरआरबी का विलय उसमें हो जाए, स्पॉन्सर्ड बैंक में हो जाए, तब उसको दिक्कत नहीं होगी। तो ये नरसिम्हन समिति ने जो है अपना कुछ जो है सुझाव वगैरह दिया। तो ये पूरा आपका आरआरबी वगैरह था, और निजी बैंक था, विदेशी बैंक था। आज के जो है क्लास में हमने ये सब देखा। कल के क्लास में हम नाबार्ड वगैरह और जो भी बैंक वगैरह छूटे रहेंगे सबको जो है देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, और आप लोग नोट्स वगैरह बनाइए, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। और किसी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे बाबू। अब ये जान लीजिए कि बैंकिंग आपका कंप्लीट होगा ना, तो बैंकिंग पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 70-80 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस की हम लोग एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।